हेलो बेटा, कैसे हो बेटा। आज की क्लास में जो हीट का जो टॉपिक चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर है। और लास्ट क्लास में हमने हीट करंट का क्या एक्सप्रेशन डिराइव किया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की जो क्लास है उसमें हम एक एनालॉजी डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि जो हीट करंट है और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें बेसिकली कुछ एनालॉजी है, कुछ समानताएं हैं, वो क्या है और उसी की मदद से सवाल करेंगे हम लोग। सो एनालॉजी बिटवीन हीट करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा उसके बीच में क्या एनालॉजी है, किस तरह की समानताएं हैं, ये हमें देखना है। देखो जरा, ये अगर आपको समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से है ना, हम इलेक्ट्रिक करंट वाला जो है उसी कॉन्सेप्ट्स को हीट करंट में इस्तेमाल करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरफ सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का मैं एनालॉजी लिखता हूँ बेटा। देखो इलेक्ट्रिक करंट में किसको कैसे लिखते हैं, और इस तरफ लिख लेंगे बेटा किसको, हीट करंट को। इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट, ठीक है। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो बेटा किस तरह से, मान लो कि ये कोई कंडक्टर हुआ करता था आपका, तो यहाँ क्या होता था कि इसका पोटेंशियल V1 बेटा और इसका पोटेंशियल V2 और इसमें I करंट फ्लो हुआ करता था। और यहाँ पे क्या होता था बेटा, करंट जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता था। इसका मतलब V1 बड़ा होता था V2 से और इसका रेजिस्टेंस R होता था। तो बेटा उस केस में आप क्या लिखते थे कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। R इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R क्या है बेटा, R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। चलो बहुत बढ़िया। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करता हूँ इस तरफ हीट करंट के केस में, हीट करंट के केस में क्या होगा कि ये कोई आपका कोई भी मेटल है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, हीटिंग एलिमेंट हो सकता है कोई भी। यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर बेटा T2, और यहाँ पे क्या पता होगा, T1 बड़ा होगा बेटा किससे, T2 से। और बेटा यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो हीट करंट H फ्लो करेगा। तो बेटा यहाँ पे आपने H इज इक्वल टू क्या लिखा था, वो अगर आप ध्यान से देखो, H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। L बेटा इसकी लेंथ थी, L इसकी लेंथ थी और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। यहाँ पे भी आप बेटा मान लो कि L इसकी लेंथ है और एरिया जो ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है बेटा। अच्छा जी, जो काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I करता है वही काम यहाँ पे बेटा हीट करंट H करता है, इसी को एनालॉजी कहा जाता है। जो काम यहाँ I कर रहा है वही काम यहाँ पे H कर रहा है। सो I इज एनालॉगस टू H, H इज एनालॉगस टू I। एक बात तो ये समझ में आ गई, जो काम V1 और V2 करते हैं वही काम T1 और T2 करते हैं। माने कि यहाँ पे हीट करंट फ्लो करेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस के कारण से। चलो तो मैं इस वाली फॉर्म को और इस वाली फॉर्म को जरा एक जैसे लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो जरा, H इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मुझे V1 माइनस V2 चाहिए, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 चाहिए बस। तो T1 माइनस T2 और भाई सब कुछ एज इट इज ले आओ, L अपॉन KA, ये आ गया L अपॉन KA। तो देखो बेटा यहाँ पे ये R है, ये क्या चीज़ है बेटा, R क्या होता है यहाँ पे आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। R इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, R इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेटा। ये जो है L अपॉन KA, ये जो L अपॉन K है बेटा इसको क्या बोला जाएगा, इस पूरी की पूरी टर्म को, दिस इज नॉन एज थर्मल रेजिस्टेंस। एक शॉर्ट सवाल है बेटा, इस चैप्टर से आना ही आना है।
शॉर्ट सवाल हीट ट्रांसफ़र का एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। ये थर्मल रेजिस्टेंस आपको कहा जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। तो अब थोड़ा सा और बात करो कि भाई थर्मल रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कैसे लिख दिया आपने, L/Ka लिख दिया। तो यानी कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है बेटा R थर्मल, में ऐसे लिख दूँ इसको अगर, तो बेटा उसको कैसे लिखा जाएगा, L/Ka। अब और बढ़िया शानदार चीज़ देखो बेटा, देखो सभी लोग बोर्ड पे कि आप R इज इक्वल टू क्या लिखते थे 10वीं क्लास में, शायद सबको याद होगा, R इज इक्वल टू रो L/A लिखा करते थे। R इज इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा, रो L/A। रो क्या होता था यहाँ पे आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बेटा आप रो लिखा करते थे। L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर यहाँ पे R थर्मल की बात करूँ बेटा, अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना बेटा, 1/रो को आप सिग्मा लिखते थे बेटा। सिग्मा क्या होता था, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी बेटा, वो क्या होता था, वो कंडक्टिविटी होता था बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, R थर्मल को भी देख लो जरा, R थर्मल इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, रो की जगह क्या लिख दूँ, 1/K L/A। यानी बेटा जो काम यहाँ पे रो करता है वही काम यहाँ पे 1/K करता है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो K जो है, K इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी, बिकॉज 1/K इज थर्मल रेजिस्टिविटी। 1/K, ये जो 1/K है बेटा ये आपका क्या है, ये आपकी थर्मल रेजिस्टिविटी है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल अगर कर दूंगा रेजिस्टिविटी का तो वह कंडक्टिविटी बन जाएगा बेटा। K इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो K बेटा जो ये थर्मल कंडक्टिविटी है ना, पहले इतना नोट करो फिर जरा हमें और स्पेस चाहिए होगा, एक बार नोट करो बेटा। देखो क्या क्या बातें समझ में आ गई उनको अभी हम लिखेंगे बेटा। I इज एनालोगस टू H, T1 एंड T2 इज एनालोगस टू V1 एंड V2, R इज एनालोगस टू R थर्मल, वहाँ पे R इज इक्वल टू रो L/A लिखते थे, रो रेजिस्टिविटी होती थी बेटा। और यहाँ पे क्या होगा, जो R थर्मल है वो फॉर्मूला क्या आएगा, L/Ka, रो L/A वाली फॉर्म से लिखूंगा बेटा। तो रो इज इक्वल टू 1/K, तो थर्मल रेजिस्टिविटी 1/K होगा, तो बेटा उसका रेसिप्रोकल K आएगा, वो क्या हो जाएगा, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। इतनी बात होगी बेटा। एक सेकंड जल्दी से नोट कर लो बेटा, स्क्रीन पोज करके फटाफट नोट करो। चलो देखो बेटा, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, तो और आगे बात देख लो बेटा। अब मैं जरा एनालॉजी लिख देता हूँ सीधा, ये तो मैंने समझाई दी आपको, अब जरा एनालॉजी लिख ही लेते हैं, ठीक है। देखो क्या भाई, पहली बात कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखते हो, सब समझा चुका हूँ, डायरेक्टली लिखेंगे बेटा। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लिखते हो I, इधर क्या लिखा जाएगा बेटा, हीट करंट। ये चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम था, I इज इक्वल टू dQ/dt था बेटा। ये क्या चीज़ है, हीट फ्लो पर सेकेंड, है ना। ये क्या है बेटा, हीट करंट बोलते हैं इसको, हीट करंट, और कैपिटल H से इसको मैं डिनोट करता हूँ बेटा। अच्छा दूसरा टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसको बेटा R से लिखा जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं R से लिख सकता हूँ वैसे तो, बट मैं उसको कोई नहीं R थर्मल से लिख लेता हूँ बेटा, R थर्मल, ये R थर्मल हो गया। तीसरी जो चीज़ है बेटा, इसका एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, रो L/A। तो भाई यहाँ पे R थर्मल कैसे लिखोगे बेटा, R थर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको ये एनालॉजी समझ में आ गई, अगर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट वाले फंडे याद हैं 10वीं के, तो ये चैप्टर बहुत आसान, बहुत मस्त होने वाला है। देखो तो ये कैसे लिखते हैं, L/Ka बेटा, L/Ka, और इसको मैंने कहा था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/K इंटू L डिवाइडेड बाई A, ऐसा भी लिखा जा सकता है मित्रों, है ना। अगली चीज़ देखो बेटा,
जो रो है यहाँ पर, ये रो क्या चीज़ है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और सिंपल यू कैन से रेजिस्टिविटी, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोल सकते थे बेटा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रो का काम बेटा कौन कर रहा है यहाँ पे? 1/k, 1/k इज थर्मल रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट इज सिग्मा, सिग्मा इज 1/ρ बेटा। ये क्या होता है? कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी होती है बेटा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? के इज नॉन एज थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बेटा। तो जैसे आपका जो कंडक्टिविटी या जो रेजिस्टिविटी जो होती थी बेटा, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी। किसकी प्रॉपर्टी होती थी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है बेटा, ये भी क्या होगी? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is a property of material. It does not depend on the dimensions of, or simply on the dimensions, वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगा, माने उसका क्या लेंथ है, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस सब पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा। ये सिर्फ उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये तो बेसिक फंडा हो गया बेटा कि किसको क्या एनालॉजी है, किसकी कैसे। और सीधा सा फंडा ये याद रख सकते हो ना यार आप कि अच्छा एक चीज़ और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप इलेक्ट्रिक करंट I को कैसे लिखते हो? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। और यहाँ पे आप कैसे लिखोगे बेटा? H बराबर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई उसका रेजिस्टेंस R थर्मल। ये चिपका दो जरा यहाँ पे, L/KA। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो बेटा इसको, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R थर्मल, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R थर्मल। ये कहानी होगी बेटा। ये तो बेसिक कहानी होगी। क्या कहानी होगी बेटी? बेसिक कहानी होगी ये। अब जरा आगे की कहानी देखो, नोट करो एक बार फटाफट से। चलो अब मैं सर्किट्स की बात करता हूँ, है ना। फटाफट से कुछ छोटी चीज़ें आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। और बेटा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप 12th क्लास में भी सीखोगे, है ना। बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आप 12th क्लास में भी सीख रहे होंगे। तो आपने कुछ चीज़ें तो बेटा सीखी हैं, है ना। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेटा आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन सीखा है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा आपने क्या 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था कि भैया ऐसे दो रजिस्टर्स जो एंड टू एंड कनेक्ट हों, जब एक ख़त्म हो जाए वहीं से दूसरा शुरू हो जाए, ऐसे रजिस्टर्स को बेटा क्या कहते थे? ऐसे कॉम्बिनेशंस को सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहते थे। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो बेटा देखो क्या क्या बात होती थी। एक तो इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो करता था, इलेक्ट्रिक करंट सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता था बेटा वो क्या रहता था? डिफरेंट, वो डिफरेंट होता था। पहचान क्या थी कि दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। और बेटा यहाँ पे इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो बेटा आता था आर इफेक्टिव, वो सिंपली क्या हो जाता था बेटा? वो R1 प्लस R2 आप ऐसे लिखते थे, सिंपली ऐसे लिखते थे बेटा, R1 प्लस R2 उसको लिख देते थे आप लोग, ठीक है। अब मैं सेम यही सारी बातें बेटा कर लेता हूँ किस केस में? मान लो कि अब आपके पास दो रॉड्स हैं बेटा। एक तो ये रॉड है जिसकी लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूँ बेटा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 मान लो, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेटा K2 मान लो, यहाँ पे टेम्परेचर T1 और यहाँ पे टेम्परेचर T2 बेटा। तो आप देखोगे चाहे आप हीट इसके थ्रू बात करो, चाहे आप हीट फ्लो इसके थ्रू बात करो, वो सेम रहता है।
क्या लिखूं बेटा, क्या कि Q इज सेम फॉर बोथ द रोड्स, दोनों रॉड से बेटा क्या है वो सेम है। तो यही बात काम की थी, इलेक्ट्रिक करंट सेम है, हाँ सभी के अक्रॉस बेटा क्या चीज़ है, टेम्परेचर डिफरेंस इज डिफरेंट, टेम्परेचर डिफरेंस इज डिफरेंट बेटा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब बेटा हम और इसी तरीके से बेटा पैरेलल की भी बात करेंगे, बट अभी के लिए क्या करते हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स है उसका रिजल्ट डिराइव करते हैं। देखो किस तरीके से आएगा, देखो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो रॉड्स हैं दे मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड, है ना। मान लो बेटा ये एक रॉड है और इसके आगे एक दूसरी रॉड कनेक्ट कर दी, ये लो, ये जो रॉड है बेटा इसकी लेंथ हमने L1 मान ली और ये वाली जो रॉड है इसकी लेंथ L2 मान ली। यहाँ पे टेम्परेचर T2 केल्विन और यहाँ पे टेम्परेचर T1 केल्विन बेटा, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बेटा, दोनों के लिए ए ही है। जो पहले वाली जो रॉड है बेटा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है बेटा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो हम ये जो कंडक्टिविटी के केस में बात करेंगे ना हीट कंडक्शन में बेटा, तो उस केस में कंडक्टिविटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही टर्म यूज़ करते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया बात। मैं क्या कहता हूँ भाई, इसको करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो जो अपना जो कंडक्शन वाला जो मेथड था उससे एक डेरिवेशन करता हूँ, और एक अपना जो इलेक्ट्रिकल वाला, यू विल डिसाइड विच वन इज़ द बेटर मेथड, जिसको जो बढ़िया लगे उससे करो। मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल वाला फिर भी बढ़िया मेथड है। चलो मैं इसको पहले मेथड 1 से करता हूँ बेटा, जो कन्वेंशनल मेथड है अपना मेथड 1, कि भाई ऐसा करो, ये पॉइंट A बेटा, ये पॉइंट B मान लो और ये पॉइंट आपका C मान लो, और बेटा B पॉइंट पे टेम्परेचर T मान लो। ठीक बात है। तो भाई A से B में अगर बात करो आप, तो भाई चाहे आप A से B में बात कर लो चाहे B से C में बात कर लो, हीट सेम फ्लो करेगी। ठीक है। अच्छा वो Q क्या वो उसको सॉरी H से लिखना ना बेटा, मैं गलती से Q लिख दिया, H है बेटा ये। तो देखो H इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं A से B में बेटा, A से B में थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, फॉर्मूला यही है ना बेटा, आपको याद होगा KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ उसकी, तो K1 इंटू A बेटा, यहाँ का टेम्परेचर T1 और उस पॉइंट का टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय बेटा लेंथ L1 हो गई आपकी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बेटा अगर मैं कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 माइनस T बराबर H इंटू L1 ओवर K1 इंटू A। ये पहली इक्वेशन आ गई बेटा आपकी, A से B के लिए आ गई बेटा। सिमिलरली B से C में भी अगर मैं बात करूं, B से C में अगर बात करें बेटा, तो B से C में भी हीट फ्लो H ही है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, H बराबर K2 इंटू A, यहाँ पे टेम्परेचर T और बेटा दूसरे वाले एंड पर टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ L2 बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, T माइनस T2 इज इक्वल टू H इंटू L2 ओवर K2 इंटू A। बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आने वाला है भाई। T नहीं चाहता मैं, मुझे तो H चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। एडिंग बेटा, ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी सवाल पूछा जाता है ये वाला, तो बहुत बढ़िया से एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 और 2 को भाई जब आप ऐड करेंगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है भाई, T1 से तो T1 ये हो जाएगा, माइनस T से प्लस T कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा,
तो इधर तो आपको क्या मिलेगा, T1 माइनस T2 ही मिल पाएगा बेटा इस साइड से। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ध्यान से ये क्या हो जाएगा बेटा, HL1/K1A जमा HL2/K2A। तो भाई यहाँ से एक काम करो, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, भाई मैंने H कॉमन ले लिया, L1/K1A प्लस L2/K2A। हमें H चाहिए बेटा, तो H इज इक्वल टू क्या आया, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय, देखो ये सब का सब नीचे आ जाएगा, L1/K1A प्लस L2/K2A। ये आपका बेटा हीट का एक्सप्रेशन आ गया है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने बेटा सीरीज के अंदर ये जोड़ा है, सीरीज के केस में ये रिजल्ट आ गया आपका कि H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 ओवर L1/K1A प्लस L2/K2A। ये रिजल्ट आ गया बेटा आपका। ये मैंने डेरिवेशन की है आपकी बेटा किससे, ये जो जर्नल जो हमारा मेथड था ना, जो नॉर्मल जो हम करते थे उसी तरीके से। अब बेटा सेम ये डेरिवेशन जो है ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, किस मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। ये मैं अभी जो दूसरे वाला जो आपका मेथड है उससे करके दिखाऊंगा। अच्छा एक बात और देखो बेटा, चलो अभी करते हैं, एक साथ करेंगे इसको, नोट कर लो। ये वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम ही है, ठीक है कोई बात नहीं। जो दूसरा मेथड है अपना, मेथड नंबर 2, वो देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। देखो बेटा इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा कि भाई ये यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, और भाई हीट H ही फ्लो करेगी। तो बेटा पहले जरा वैल्यू लिखो। R का जनरल फार्मूला तो बेटा मैंने आपको लिख के दिखाया था। R का जनरल फार्मूला जो है वो होता है L/KA। तो बेटा R1 को आप कैसे लिखेंगे, R1 कैन बी रिटन एज L1/K1 इंटू A, और बेटा R2 को आप कैसे लिख दोगे, L2 डिवाइडेड बाय K2 इंटू A। तो भाई यहाँ पे जो R इफेक्टिव जो बनेगा बेटा सीरीज़ के केस में तो क्या बनता है, R1 जमा R2, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो L1/K1A प्लस L2/K2A, ये R इफेक्टिव आ गया बेटा। अगर R इफेक्टिव आ गया तो आपको तो करंट फ्लो चाहिए, तो H की वैल्यू क्या आएगी बेटा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव, डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव। तो बेटा आप लिख दिया आपने आंसर, T1 माइनस T2 ओवर R इफेक्टिव की वैल्यू बेटा ये रही L1/K1A प्लस L2/K2A। यही एक्सप्रेशन हमने बेटा जो जनरल मेथड था उससे भी यही एक्सप्रेशन डिराइव किया था, सेम एक्सप्रेशन हमारे पास आया था। तो ये तो सीरीज के केस हो गया। किसका केस हो गया बेटा, दिस इज द केस ऑफ सीरीज। सीरीज के केस में ये आ गया आपका, ठीक है। चलो बेटा और देखो, इसमें के इफेक्टिव निकालना भी आता है कि इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी बताओ आप। तो देखो बेटा वो कैसे निकालते हैं कि दो रोड्स को आपने सीरीज में जोड़ दिया। अब आप उसका क्या कैलकुलेट करो बेटा, आप उसका आर इफेक्टिव कैलकुलेट करो, सॉरी के इफेक्टिव। कैलकुलेशन ऑफ के इफेक्टिव। तो भाई एक बात देखो कि हम कैसे लिखें बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि आर इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मैं इस पूरे को, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है बेटा, मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ एक ऐसी रॉड से जिसकी लेंथ तो L1 जमा L2 हो बेटा, हीट वही फ्लो करे जो पहले फ्लो कर रहा था, ये T1 हो ये T2 हो, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के इफेक्टिव हो। मैं ऐसा चाहता हूँ एक्चुअल में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा। तो बेटा R का फॉर्मूला क्या है, L/KA। तो R इफेक्टिव वाले की टोटल लेंथ कितनी है, वो L1 प्लस L2 है, डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव इंटू एरिया।
इज इक्वल टू बेटा R1 को कैसे लिखा जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए, और बेटा इसको कैसे लिखा जाएगा, L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए। तो भाई यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इफेक्टिव इज इक्वल टू बेटा L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये तो ए कॉमन था बेटा, वो सब कैंसिल आउट मैंने कर दिया। तो भाई K इफेक्टिव बेटा जो यहाँ से आपका आएगा K इफेक्टिव इट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये आपका K इफेक्टिव आ गया बेटा, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आया है। इसका जनरल जो एक्सप्रेशन है बेटा, जनरल जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि समेशन ऑफ Li डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Li बाई Ki। ये सीरीज़ के केस में बेटा जनरल एक्सप्रेशन है K इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का। अब जरा सोचो कि बेटा अगर दो से ज़्यादा स्लैब्स होते तो क्या होता, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 एंड सो ऑन। मैंने इसको जनरल एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया है। तो K इफेक्टिव विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Li ओवर समेशन ऑफ Li बाई Ki। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है बेटा किस केस के लिए, K इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन आ गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन सब एक साथ करेंगे, पहले मैं सारे रिजल्ट्स डिराइव करता हूँ, तभी मज़े आएंगे क्वेश्चंस को करने में। तो बेटा ये हमने पढ़ा कौन सा कॉम्बिनेशन, ये हमने पढ़ लिया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा वो बात करो। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं बेटा, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कहते थे कि जो दो रेजिस्टेंसेस थे बेटा, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम रहता था। ये R1 बेटा, ये R2। मान लो करंट अगर I आता था तो बेटा दो हिस्सों में चला जाता था, वो I1 कुछ यहाँ चला जाता था और I2 कुछ यहाँ चला जाता था, और यहाँ से टोटल I करंट ही आता था बेटा। और ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप था, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं V था बेटा उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा R इफेक्टिव जो आप लिखते थे, है ना, आपको याद होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखा जाता था बेटा, 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 प्लस सो ऑन। ये एक्सप्रेशन होता था R इफेक्टिव का इन केस ऑफ दिस। तो बिल्कुल इसी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बात करेंगे। देखो यहाँ पे बेटा क्या रहेगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सेम रहता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिफरेंट रहता है। इलेक्ट्रिक करंट आपका डिफरेंट रहता है बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये बात होगी। और बेटा एक चीज़ ये भी होती है, यहाँ पे I बराबर क्या हो जाता है, I1 प्लस I2, ये होता है यहाँ पे। इसी एनालॉजी के ऊपर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं किसका, जो हीट कंडक्शन की बात करते हैं उस केस में। देखो बेटा यानी कि यहाँ पे होना क्या चाहिए बेटा, जो दो रॉड्स हैं आपकी, दोनों रॉड्स क्या होने चाहिए, उनके दोनों एंड्स कॉमन होने चाहिए, है ना, कॉमन एंड्स के बीच में कनेक्टेड हो। मान लिया कि बेटा ये इस तरीके से, इधर जो है वो टेम्परेचर T1 मेंटेन्ड है, इस तरफ बेटा T2 टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ये कोई आपकी रॉड नंबर 1 मान लो बेटा, ये रॉड नंबर 1 है आपकी, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसका एरिया बेटा A1 मान लेते हैं। जबकि हमारे पास एक और रॉड है, मैं अभी 2 का ही केस करके दिखा रहा हूँ बेटा, अभी 2 का ही केस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A2, और बेटा दोनों के बीच जो लेंथ है लेट दिस बी L। तो यानी कि पैरेलल के केस में क्या हो रहा है बेटा, दोनों की लेंथ सेम आ रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकता है, जो कि आ रहा है। तो भाई आप कैसे कहोगे सर, अगर यहाँ से Q आया तो भाई Q1 हीट तो सर इसमें जाएगी और Q2 हीट इसमें जाएगी, है ना। हमने क्या कह दिया बेटा, अगर
टोटल क्यू हीट, एच हीट अगर जा रही है, सॉरी हम एच से लिखते हैं ना बेटा, ओके ओके, अगर एच हीट जा रही है तो H1 इधर जाएगा और H2 हीट इधर चली जाएगी। तो अब देखो बेटा क्या करें, पहले जरा हम कर लेते हैं H1, मैं इसको मेथड 1 से कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। मेथड 1 क्या कहता है बेटा कि H1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, आपको याद होगा सभी को, K1 इंटू A1 T1 माइनस T, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस तो यही है बेटा, डिवाइडेड बाय लेंथ L है बेटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओके ओके ओके, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब दूसरा बेटा इस वाले एंड पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हीट H2 है, तो H2 विल बी इक्वल टू बेटा K1 इंटू A2 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय बेटा L, ये आपकी इक्वेशन 2। मुझे तो H चाहिए बेटा, तो टोटल H जो है दैट विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2, वो तो H1 प्लस H2 के इक्वल होगी बेटा। तो H1 की वैल्यू ये रही आपके पास K1 A1 बाय L इंटू T1 माइनस T2 प्लस ये बेटा K2 आएगा, गलती से लिख दिया, K2 A2 डिवाइडेड बाय L T1 माइनस T2, ये बात आ गई। तो भाई अब एक काम करो यहाँ से कि K1 A1 जमा K2 A2 डिवाइडेड बाय L इंटू T1 माइनस T2, ये बेटा आपका हीट का एक्सप्रेशन आ गया है, हीट करंट का एक्सप्रेशन आ चुका है। H इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 बाई L इंटू T1 माइनस T2। ये हमने जो कंडक्शन वाला जो बेसिक मेथड था हीट करंट का, उससे इसको डिराइव किया है। नोट करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा अब इसको दूसरा जो मेथड है उससे भी हम डिराइव कर देते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिकल वाला मेथड है ना भाई, इलेक्ट्रिकल वाले मेथड से भी डिराइव किया जा सकता है इसको, क्या दिक्कत है। देखो भाई इलेक्ट्रिकल वाले मेथड में क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा, ये लाइक दिस, ये करंट हीट करंट H है बेटा, इधर H1 है और इधर H2 है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है बेटा। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे लिख दो ना यार। अच्छा ये इधर टेम्परेचर कितना है बेटा T1 और इधर टेम्परेचर T2, तो मुझे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है अगर मैं H को ऐसे लिख दूं सर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव, ऐसे लिख दिया जाए बेटा। और भाई पैरेलल के केस में 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1 जमा 1 बाई R2, ऐसे लिखा जा सकता है बेटा। देखो 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1, R1 का फॉर्मूला याद करो, L अपॉन के ए वाला फॉर्मेट होता था, तो L अपॉन K1 A1 जमा ये बेटा इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो भाई यहाँ से R इफेक्टिव की वैल्यू मुझे लगता है कि आ ही गई है, L अपॉन K1 A1 प्लस K2 A2, R इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो भाई वो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L अपॉन क्या फॉर्मेट आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2, सिंपल ये फॉर्मेट आ गया आपका। यही एक्सप्रेशन आपका जो पहले जो हमने मेथड किया था बेटा, उससे भी यही एक्सप्रेशन आया था, कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें, हमें सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आया। अगर बेटा 3 रॉड होती तो, अगर 3 रॉड होती तो भी हमें रिजल्ट लिख सकता था बेटा। क्या लिखता उस केस में, L तो तब भी सेम रहता, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम रहता, सो T1 माइनस T2 बाई L तो एज इट इज़ लिख देता, और इसको लिखता K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। ये बेटा पैरेलल के केस में आपका रिजल्ट आएगा। दिस वुड बी योर रिजल्ट इन केस ऑफ पैरेलल। देखो बेटा अब मैं इसका के इफेक्टिव कैलकुलेट करता हूँ। के इफेक्टिव
तो भाई हम इसका ऐसे रेजिस्टेंस लिखते हैं ना बेटा, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और भाई एक बात और देखो कि इसको मैं एक सिंगल रॉड से रिप्लेस करना चाहता हूँ जिसकी लेंथ तो L होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 जमा A2 हो गया बेटा इसका, और जो इसका ये K इफेक्टिव है यहाँ T1 होगा, यहाँ T2 होगा, H भी वही रहेगा जो पहले से था, ठीक है, ये इट विल बी योर H। तो भाई R इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, लेंथ L तो सेम ही है, L अपॉन K इफेक्टिव, और भाई टोटल एरिया यहाँ पे कितना हो गया, वो A1 जमा A2 हो गया, 1/R1, R1 को बेटा L अपॉन K1 A1 लिखा जाएगा, और बेटा इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि L से तो L कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सीधा सीधा आ गया K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 A1 जमा K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 बेटा। तो यहाँ से मैं जनरल रिजल्ट लिख देता हूँ बेटा K इफेक्टिव का, इट इज़ समेशन ऑफ KI AI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI। दिस इज़ द जनरल रिजल्ट टू फाइंडिंग K इफेक्टिव इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ये K इफेक्टिव निकालने का बेटा तरीका है आपका। K इफेक्टिव निकालने का क्या हो गया आपका, ये तरीका हो गया बेटा। नोट करो जल्दी से, कर लो, नोट कर लो जल्दी से। देखो बेटा, एक है हमारे पास विडमैन-फ्रेज लॉ। विडमैन-फ्रेज लॉ ये क्या कहता है आपको, ये कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the ratio of thermal conductivity and electrical conductivity is constant। वो कहता है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। तो भाई थर्मल कंडक्टिविटी तो आप K से लिखते हो, K को आप लिखते हो थर्मल कंडक्टिविटी, और सिग्मा क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और T बेटा आपका हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो यानी ये क्या कहना चाहता है बेटा, रेशियो यानी कि K अपॉन सिग्मा T ये कांस्टेंट है बेटा। K अपॉन सिग्मा T क्या है बेटा, यह कांस्टेंट है, ये आपका क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक बात ये भी पता लगती है A good electrical conductor is also a good thermal conductor। A good thermal conductor बेटा एक बार है ना, इसका जो ये जो मैंने बात लिखी ना, इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मीका। मीका के केस में ऐसा नहीं है, ये कहता है एट ए कांस्टेंट द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। अच्छा ये बात पूरी नहीं लिख पाया ना मैं,
इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स। जितने भी आपके जो मेटल्स हैं सबके लिए बेटा क्या है, ये सेम रहेगा, मीका को छोड़ करके। कह रहे गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज ऑल्सो ए गुड थर्मल कंडक्टर, बट गुड थर्मल कंडक्टर need not to be a good इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्स इसका ट्रू है ना। इसका एग्जाम्पल भी बेटा एक तो आपका क्या हो गया, एक तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आपका क्या होगा, मीका ही एक एग्जाम्पल हो गया। एक सैंड भी आपका एक एग्जाम्पल है बेटा। इसका सैंड थर्मल की बहुत बढ़िया है ना, इज अ गुड थर्मल कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिकल की बहुत पुअर कंडक्टर है। इसी तरह से मीका भी बेटा उसका एग्जाम्पल है। तो दिस इज योर विडमैन-फ्रेच लॉ। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या किया, सीरीज और पैरेलल की जो डेरिवेशन थी, जो एनालॉजी थी, वो हमने डिराइव की हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू मल्टीपल क्वेश्चन, है ना। बहुत ज़्यादा इसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। थ्योरेटिकल पार्ट जो है इस चैप्टर का अपना ख़त्म हो चुका है। थ्योरेटिकल पार्ट अब में मतलब हीट कंडक्शन में कुछ नहीं बचा है। अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व लेंगे, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।